व्लादिमीर लेनिन ये रशियन इनकलाब का दाई था। दुनिया में पहला इनकलाब कम्युनिस्ट इनकलाब लेकर आया और पहले कम्युनिस्ट रियासत को कायम करके दिखाया। मार्क्स के जो नज़रियात थे उनको एक्चुअलाइज किया, उनको प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आया। तो ये इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। व्लादिमीर लेनिन जो है 1870 में पैदा हुआ था, एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, एक आम से घराने में। अपनी एजुकेशन के दौरान ये मार्क्स की तालीमात से मुतासर हुआ और अपनी बाद में तमाम ज़िंदगी मार्क्स की आइडियालॉजी को पढ़ने में और उनके आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने में गुजार दी। इसने बोल्शेविक पार्टी कायम की थी 1912 में, 1912 में कायम की थी और यही वो पार्टी थी जो कि इनकलाब का पेशखेमा बनी और बाद में यूएसएसआर में जो वन पार्टी सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ तो वो इसी पार्टी के ज़रिए ही इस्टेब्लिश हुआ है। और बाद में व्लादिमीर लेनिन की वफ़ात जो है 1924 में हुई। तो ये इस ज़िंदगी में इसने कुछ नाकाम कोशिशें भी की हैं रशिया में इनकलाब के लिए। ज़ार जो कि बादशाह था, बादशाह का टाइटल था, उसके ख़िलाफ़ इसने इनकलाब लाने की बहुत कोशिशें की, नाकाम हुई, लेकिन एट दी एंड कामयाबी से मिली। तो इस लिहाज से काफ़ी बड़ा कद है इसका मॉडर्न वर्ल्ड में। आप देखें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा रेवोल्यूशन जिसने दुनिया की रूह तक को मुतासर किया है वो इसका लाया हुआ रेवोल्यूशन था, रशियन रेवोल्यूशन, जो कि 1917 में आया और ये कायम रहा है 1989 तक। तो इस दौरान रशिया जो कि यूएसएसआर बन गया, दुनिया की सबसे बड़ी रियासत बनकर सामने आया। तकरीबन दुनिया का 50% से ज़ायद हिस्सा वो यूएसएसआर का हिस्सा था। आइडियाज़ इसके बुनियादी तौर पर वही हैं जो कार्ल मार्क्स के हैं, सिर्फ उनमें एक्सटेंशन मौजूद है। कहा जाता है कि कई लोगों ने कोशिश की कि लेनिन मार्क्स के आइडियाज़ से डाइवर्ट हो जाए, लेकिन कहा जाता है कि ये डाइवर्ट नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद आने वाले स्टालिन ने उसने डाइवर्ट किया, स्टेट को डाइवर्ट किया और एक कंप्लीट अथॉरिटेरियन रियासत इसके जाने के बाद वजूद में आई है। तो इसके आइडियाज़ में जो सबसे बड़ा पीक का आइडिया है वो है, इसकी किताब का टाइटल भी है और वो आइडिया भी, और भरपूर किस्म का आइडिया है। वो क्या है? इंपीरियलिज्म इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। तो इंपीरियलिज्म जिसमें सरमायादार जो कि अपनी टेरिटोरियल बाउंड्री से निकलकर दुनिया में उसने सरायत कर ली, तो एक निज़ाम दुनिया में कायम किया, वो नाम दिया इंपीरियलिज्म का। मतलब कैपिटलिज्म की जो है हाईएस्ट स्टेज है वो इंपीरियलिज्म है कि आप लोगों पर हुकूमत करें, दूसरे ममालिक को सब्जुगेट करें और बाद में वहाँ से रॉ मटेरियल ख़रीद कर फिनिश्ड गुड्स वहाँ पे लाकर सेल करें और वहाँ का सरमाया अपने ममालिक में लेकर जाएं। तो ये इसका बुनियादी नज़रिया था। तो इसमें इसने बताया कि अब सरमायादारी निज़ाम ये आपकी टेरिटोरियल बाउंड्री में नहीं रहा, बल्कि ये दुनिया में फैल गया। वो वजह क्या बनी? इसका कहना है कि सरमायादार, ज़ाहिरी बात है, ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जेब में सरमाया आए, तो इसके लिए वो लेबर्स को कम देता है और प्रोडक्ट्स महंगी बेचता। अब आप देखें कि ज़ाहिरी बात है, ये जितनी भी लेबर हैं ये आपके जो हैं ये बायर हैं, इन्होंने आपकी प्रोडक्ट को सेल करना है। तो ज़ाहिरी बात है अगर इनके पास इतनी परचेजिंग कैपेसिटी मौजूद नहीं होगी तो फिर सरमायादार अपने गुड्स को कहाँ पे सेल करेगा। लिहाजा जब ये मसला देखा कि भाई अब हमारे यहाँ मज़दूरों के पास परचेजिंग कैपेसिटी मौजूद नहीं है, तो इन्होंने दुनिया में दूसरे ममालिक को सब्जुगेट कर कर उन पर कब्ज़ा करके
तो उनको ये अशिया बेचनी शुरू की। लेकिन लेनिन की नज़र में अब मसला वहाँ पे भी यही है, कब तक आप बैठेंगे, कब तक आप सेल करेंगे। वहाँ के भी लोगों की एक परचेजिंग कैपेसिटी है, तो वो परचेजिंग कैपेसिटी जैसे ही ख़त्म होगी तो ये सिस्टम जो है ये कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए इसने इसे कहा कि ये इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन है एक सरमायादारी निज़ाम में, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इसे डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाएंगे। लिहाजा इसका कहना है कि ये जो सरमायादार ममालिक हैं ये आहिस्ता आहिस्ता दुनिया पे अपनी मोनोपलीज कायम करेंगे, और मोनोपलीज कायम करने के बाद जब एक टाइम आएगा कि सरमायादारों की प्रोडक्ट्स ख़रीदने के लिए कोई बंदा बाकी नहीं बचा, तो ये सिस्टम जो है ये कोलैप्स कर जाएगा। तो ये इसकी बुनियादी थ्योरी है, इम्पीरियलिज्म इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, जो कि इसने अपनी किताब इम्पीरियलिज्म इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म में ये थ्योरी दी है। थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन में ये वर्कर्स को प्रोवोक कर रहा है, उनको स्टिमुलेट कर रहा है कि तुम्हारी हालत बदलने के लिए आसमान से फरिश्ते नहीं आएंगे, या सुस्त बैठकर या तनबा तकदीर रहकर कोई तब्दीली नहीं आ सकती। अगर आपने कुछ करना है, अपनी पोजीशन को बेहतर बनाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उठा जाए, सरमायादारों के ख़िलाफ़ स्ट्रगल की जाए और रेवोल्यूशन लाया जाए, जिसके ज़रिए सरमायादारों का तख्ता उलटकर मज़दूरों की डिक्टेटरशिप को कायम किया जाए। तो ये अपना जो है बुनियादी तौर पर जो लेनिन है ये प्रोवोक कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है मज़दूरों को, और फिर कुछ प्रिंसिपल्स भी देता है मज़दूरों को कि भाई आप लोग अपने अंदर नज़्म व ज़ब्त कायम करें, अपने आप को नज़रियाती बनाएं, एजुकेशन के साथ अपना ताल्लुक़ इस्तेमाल करें, फिर फ़ौजी ट्रेनिंग हासिल करें, फिर ये देखें कि ये सरमायादारी निज़ाम के कौन कौन से वो वीक पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करें, लोगों में प्रोपोगेट करें अपने आइडियाज़ को, और एट द एंड जो है इन सारे टूल्स के ज़रिए एट द एंड एक फ़ौज को तैयार किया जाए जो कि इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ी हो और इनकलाब लेकर आए, एक रेड आर्मी को। तो इनकी रेड आर्मी थी, तो यही वजह है कि जब 1917 में रेवोल्यूशन आया तो इनकी तकरीबन 1922 तक इनकी सिविल वॉर लगी रही है। ज़ारे रूस, उसकी फ़ौज जो कि वाइट आर्मी थी, और इसकी रेड आर्मी, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जंग करते रहे हैं। तो एट द एंड इनकी फतह हुई थी, और रशिया में मुकम्मल तौर पर कम्युनिस्ट सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ था। और फिर उसके बाद इसका कहना है कि प्रोलिटेरिएट डिक्टेटरशिप कायम की जाए। अब ये बुनियादी जो आइडिया है सोशलिज्म और कम्युनिज्म का, ये आइडिया लेनिन का दिया हुआ है। जैसा कि मार्क्स के यहाँ ये दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किए जाते थे, इनमें कोई डिस्टिंक्शन मौजूद नहीं था। लेकिन एक जगह अगर डिस्टिंक्शन मौजूद था वो वर्ड का मौजूद नहीं था। वो इसने कहा था कि अपनी बुक क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, उसमें उसने कहा था कि देयर आर 2 स्टेजेस इन कम्युनिज्म, नंबर 1 अपर स्टेज ऑफ कम्युनिज्म, नंबर 2 लोअर स्टेज ऑफ कम्युनिज्म। तो इसने क्या किया, लोअर स्टेज ऑफ कम्युनिज्म को नाम दे दिया सोशलिज्म का, और अपर स्टेज ऑफ कम्युनिज्म को नाम दे दिया कम्युनिज्म का। तो सोशलिज्म फर्स्ट स्टेज है, कम्युनिज्म सेकंड स्टेज। तो इसका ये कहना है कि जब रेवोल्यूशन आएगा तो प्रोलिटेरिएट डिक्टेटरशिप कायम हो जाएगी, मजदूरों की आमदियत कायम हो जाएगी, और मजदूरों का रूल इस्टेब्लिश हो जाएगा। अब मजदूर क्या करेंगे, मजदूर ये करेंगे कि जितनी भी मुआशरे में ये इनइक्वालिटीज़ मौजूद हैं, सरमायादारी निज़ाम की वजह से वजूद में आई हैं, इनको ख़त्म किया जाए, इनसे जान छुड़ाई जाए। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम चीज़ें जो कि सरमायादारी निज़ाम की देन थी उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। जो लोगों में इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो ख़त्म कर दी जाएगी। लोगों के पास जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, प्रॉपर्टी ख़त्म कर दी जाएगी। क्या वो कोई भी बंदा अपने पास प्रॉपर्टी नहीं रख सकता। प्रॉपर्टी सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो रियासत हर प्रॉपर्टी की मालिक होगी, ये होगा। और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी बाकियात है
सरमायादारी निज़ाम की, वो लेनिन का कहना है वो है रियासत। तो रियासत को ख़त्म कर दिया जाएगा, स्टेट विदर अवे कर जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये प्रोलिटेरिएट डिक्टेटरशिप, ये ट्रांजिशनल पीरियड है। तो ये ट्रांजिशनल पीरियड तब तक है जब तक कि ये जितनी भी बाकियात हैं ये ना ख़त्म हो जाए। स्टेट के बारे में जो अपनी थ्योरी जो है वो देता है, उसमें भी मार्क्स की तरह ये कहता है कि स्टेट जो है एक्सप्लॉयटेशन का सबसे बड़ा टूल है। सरमायादार स्टेट के ज़रिए एक्सप्लॉयट करता है, मतलब जितने भी मजलूम लोग इनकलाब लाने के लिए उठते हैं, खड़े होते हैं, तो स्टेट अपने जुल्म और जबर के ज़रिए, अपनी ताकत के ज़रिए उनको दबा देती है, उनको ख़त्म कर देती है, उनको सप्रेस कर देती है। तो ये इस हद तक ना ये है, इसका सिलसिला मौजूद है। तो लिहाजा इसका कहना है कि ये स्टेट जो कि बिल्कुल हैगल के उलट, हैगल तो कहता है कि ये रियासत जो है, ये स्टेट इज़ द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो ये खुदाई जो मखलूक में सबसे बड़ी कोई मखलूक, बेहतरीन आला तरीन मखलूक है, वो रियासत है। और इस रियासत के लिए अफराद अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान कर दें, जो मर्ज़ी, वो मतलब कोई अहमियत नहीं रखता, रियासत सबसे बड़ा इदारा है। इसके बरक्स लेनिन कहता है कि ये रियासत, ये जुल्म जबर का सबसे बड़ा टूल है, लिहाजा इसे ख़त्म कर दिया जाए, इसे क्रश कर दिया जाए और एक स्टेटलेस सोसाइटी इस्टेब्लिश कर ली जाए। एक क्लासलेस सोसाइटी इस्टेब्लिश हो, स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी, जिसमें स्टेट एक सोसाइटी, एक पूरी दुनिया में कोई रियासत ना हो जो कि एक दूसरे पर जबर कर सके, और कोई क्लास मौजूद ना हो कि ये भाई ये सरमायादार है, ये मजदूर है, इस तरह का ये आका है, मास्टर है और दूसरा गुलाम है। तो इस तरह का कोई निज़ाम ना हो, सारी दुनिया में इक्वल लोग मौजूद हों, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही हो। तो ये इसका बुनियादी तौर पर ये नज़रियात हैं। और आखिर में जो इसका नज़रिया जो डायलेक्टिक मटीरियलिज्म का एज इट इसने मार्क्स से लिया है, उसमें कोई तब्दीली नहीं, मतलब डायलेक्टिक हिस्टोरिकल कंसेप्शन ऑफ डायलेक्टिक मटीरियलिज्म, इसमें इसने बुनियादी तौर पर वही बात की है कि मुआशरे में जितनी भी तब्दीलियाँ शुरू से लेकर अब तक आई हैं, तो उसमें जो डिटर्मिनेंट फैक्टर जो है वो मादा है, वो ये रिसोर्सेज हैं, ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। जिनके पास ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रहे हैं उन्होंने ही रूल किया है, जिनके पास नहीं उन पर जुल्म हुआ। तो ये जितनी भी तारीख में तब्दीलियाँ आई हैं उनकी बुनियादी वजह ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो ये है इसके बुनियादी आइडियाज़, और इन्हीं आइडियाज़ को डाइजेस्ट किया मज़दूरों ने, समझा और इसे फॉलो किया, और एट द एंड रशिया में इनकलाब लेके आए। और ये इनकलाब इस हद तक बड़ा था कि इससे ना जो सरमायादारी निज़ाम जो पिलर वो थर थर काम रहे थे कि भाई ये निज़ाम किसी भी वक्त यूरोप में दाखिल हो जाएगा, और ये दाखिल हुआ। और इस इनकलाब को रोकने के लिए, इस निज़ाम को रोकने के लिए ये पूरी कोल्ड वॉर जो है ये इस्टेब्लिश हुई, और अमेरिका और यूएसएसआर दोनों आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ते रहे, दुनिया में अपने एलाइज बनाए, सैटेलाइट स्टेट्स के ज़रिए वॉर्स हुई। तो ये आप अंदाज़ा करें कि ये इस बंदे के इनकलाब की वजह से दुनिया दो ब्लॉक्स में तकसीम हुई, और इसके असरात इस हद तक छाए रहे कि जब तक यूएसएसआर ख़त्म नहीं हुआ तब तक इसके असरात वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे हावी रहे।